हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इसी चैनल पर आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्लास 12 का तैयारी करा रहा हूं। तो उसी के क्रम में ये जीव विज्ञान का वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं चैप्टर नंबर 1। इसमें आज हम सिर्फ 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताएंगे। तो पहला चैप्टर है जीवों में जनन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो समझ में ना आए उसको कमेंट में आप बताइए, हम आपको फिर से हम आपको बता देंगे। और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनका भी मदद हो सके और वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? कोई भी जीव होता है, उनके लिए जनन क्यों आवश्यक होता है? तो इसका आंसर है, कोई भी जीव अमर नहीं होता। जो कोई भी जीव होता है वो अमर नहीं होता है। उसकी एक निश्चित जीवन अवधि होती है। निश्चित जीवन अवधि का मतलब एक निश्चित लाइफ स्पैन होता है। जीव मरते हैं लेकिन प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। कोई भी जीव होता है वो तो मर जाते हैं, लेकिन जो उनका प्रजाति होता है वो बना रहता है। प्रजनन प्रजाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। जो जनन होता है वो किसी भी जीव की प्रजाति को सुनिश्चित करता है। यह मृत्यु के रूप में हुए जीव हानि को गौण कर देता है। तो जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? क्योंकि कोई भी जीव अमर नहीं होते हैं। उनका एक निश्चित जीवन अवधि होता है। जीव मरते हैं लेकिन उनकी जो प्रजाति होती है उनकी निरंतरता बनी रहती है। अब प्रजाति की निरंतरता को बनाने रखने के लिए जीवों को जनन करना आवश्यक है। यह मृत्यु के रूप में हुई जीव हानि को गौण बना देते हैं। मतलब कोई भी जीव, अगर किसी भी जीव की मृत्यु हो जाती है तो प्रजनन से उस जीव की कमी को पूरा किया जा सकता है। मतलब जो दूसरा आवश्यक है वो ये है कि प्रजनन से उत्पन्न हुई विभिन्नताएं जीवों को बदले पर्यावरण में सफल जीवन यापन हेतु सक्षम बनाने के अवसर देती हैं। जो प्रजनन होता है उससे जो नए संततियों यानी नए शिशुओं का जो जन्म होता है वो बदले पर्यावरण में आसानी से रह सकते हैं, अर्थात ये जीवों के विकास में सहायक होता है। अब प्रश्न नंबर 2 है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? इसमें पूछ रहा है कि जो जनन होता है उसमें कौन सी विधि अच्छी होती है और क्यों होती है। तो देखिए, जीवों में सामान्यतः जनन 2 प्रकार से होता है। पहला अलैंगिक, दूसरा लैंगिक। अलैंगिक मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखेंगे कि जीवों में जनन के लिए लैंगिक जनन विधि को अच्छा माना जाता है। जनन की अच्छी विधि किसे माना जाता है? लैंगिक जनन को। इस विधि में विपरीत लिंग वाले 2 जनक भाग लेते हैं, जैसे नर तथा मादा, 2 विपरीत जनक वाले जीव हो गए। इसमें नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है। लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलयन होता है। संयुग्मन के फलस्वरूप बने युग्माणु या युग्मनज से नए जीव का विकास होता है। जो नर एवं मादा का युग्मक जब संलयित होते हैं तो उसी से एक नए युग्मनज जाइगोट का विकास होता है। युग्मक तथा युग्मनज निर्माण के समय गुणसूत्र की जीन संरचना में विभिन्नता आ जाने के कारण संतति पूर्ण रूप से अपने जनक के समान नहीं होती। देखिए, जो लैंगिक जनन होता है उसमें गुणसूत्रों की जीन संरचना में विभिन्नता आ जाती है। इसी के कारण यह जीव जो होते हैं, ये जो संतति होते हैं, जो नए जीव होते हैं, वो अपने पूर्ण जनक के समान नहीं होते। जो जैसा उनका पेरेंट्स है उस तरह के ये नहीं हो पाते हैं।
संतति में उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं वेरिएशंस जो नए जीव होते हैं उनमें उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं जैव विकास का आधार होती हैं। ये भिन्नताएं जीव को बदले पर्यावरण में भी सफल जीवन यापन के अवसर प्रदान करती हैं तथा संकर ओज प्रदान करती हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे ख़त्म हुआ। तीसरा प्रश्न जो है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है, इस विधि में केवल समसूत्री विभाजन शामिल होता है। जो अलैंगिक जनन होता है वो उसमें सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है। अतः इसके द्वारा उत्पन्न संतति एक दूसरे के समरूप एवं पूर्ण रूप से अपने जनक के समान होते हैं। जब समसूत्री विभाजन होगा उसमें समान रूप से सब विभाजन होगा, अनुवांशिक आकार की रूप से वो समान होंगे, तो जो नए संतति होते हैं वो भी उसी अपने जनक के समान होंगे। आकारिकीय तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्लोन कहेंगे। देखिए, अभी मैंने बताया कि आकारिकीय और अनुवांशिक रूप से समान होते हैं और आकारिकीय और अनुवांशिक रूप से समान होने के कारण ही वो जीव क्लोन कहलाते हैं। अतः अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नंबर 4, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विपरीत लिंग वाले तथा भिन्न आनुवंशिक संगठन वाले जीव की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होते। जो लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति होते हैं वो आपस में भी समरूप नहीं होते और अपने जनकों में भी समरूप नहीं होते। इनमें भिन्नताएं वेरिएशंस पाई जाती हैं। यह भिन्नता युग्मक निर्माण के समय होने वाले अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय, गुणसूत्रों का पृथक्करण, युग्मकों के यादृच्छ संलयन के कारण होता है। किसी भी संतति में विभिन्नता कब पाई जाती है? अर्धसूत्री विभाजन के समय, जब जीन विनिमय होता है, गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है या युग्मकों का यादृच्छ संलयन रैंडम फ्यूजन होता है। ये भिन्नताएं जीव को बदले पर्यावरण में सफल उत्तरजीविता की संभावनाएं प्रदान करती हैं, लेकिन जनन प्रायः अच्छे अवसर ही प्राप्त कराता है। हानिकारक लक्षण धीरे धीरे समष्टि से विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन पर्यावरण का भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होता है। लक्षणों का चुना जाना अच्छा हो या बुरा हो, पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। कुल मिलाकर लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। ये आपका रहा चौथे का उत्तर। अब 5वें प्रश्न पे चलते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बना संतति से किस प्रकार भिन्न होता है? प्रश्न जो पूछ रहा है, जो लैंगिक जनन होता है वो जो लैंगिक जनन होता है उससे जो प्राप्त संतति होते हैं और जो अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति होते हैं, दोनों किस प्रकार से भिन्न होते हैं। तो चलिए इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति एक दूसरे के और अपने जनक के समरूप होती हैं। जो अलैंगिक जनन होता है वो आकारिकी और आनुवंशिकी रूप से अपने जनक के समान होती हैं, क्योंकि उनमें समसूत्री विभाजन होता है। जबकि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति एक दूसरे से और अपने जनकों में समरूप नहीं होती। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से एक दूसरे के समान होंगी या क्लोन होती हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आकारिकीय तथा आनुवंशिकी रूप से एक दूसरे के समरूप नहीं होती। इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं।
इस प्रकार से अलैंगिक जनन की जो बनी संतति होती है और लैंगिक जनन की बनी संतति होती है, दोनों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो आप लोगों को समझ में नहीं आया है वो कमेंट करिए, हम आपको उसको एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।